हेलो साथियों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, बढ़ते हैं अपने सिलसिले पे। और आज जीन प्याजे के जो थ्योरी है उसकी लास्ट वीडियो है। फिर इसके बाद कल से आपको जीन प्याजे से एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करें कि हम लोग की फैमिली बड़ी हो जाए तो पढ़ाने का आनंद और भी मिलेगा साथियों। चलिए मित्रों, तो समय खराब ना करते हुए हर स्टेट के ऐसे मेरे मित्र जो अध्यापक बनने का सपना रखते हैं उनका सपना पूरा हो, यही ईश्वर से मेरी कामना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने नेक्स्ट पॉइंट पर साथियों। तो देखिए मित्रों, हम बात कर रहे थे जीन प्याजे की और मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जीन प्याजे ने 4 स्तरीय अवस्थाओं की बात की है। इसमें आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है चौथा, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशन या कभी कभी मित्रों इस औपचारिक के स्थान पर एक नया शब्द भी मिलता है, अमूर्त संक्रिया की अवस्था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर अमूर्त संक्रिया की अवस्था मिल जाए या औपचारिक संक्रिया की अवस्था मिल जाए तो वो अवस्था है चौथी और अंतिम अवस्था। इसका टाइम पीरियड जो है वो 11 साल से माना जाता है प्रारंभ, और कब तक, वयस्कावस्था तक। और कुछ लोगों ने इसे 11 से लेके 15 वर्ष तक भी ऐसा समय माना हुआ है। तो 11 से 15 भी ठीक मान लीजिएगा और 11 से वयस्कावस्था तक आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हर देश में अलग अलग प्रकार से बच्चों का विकास होता ही है। भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट अलग है, शहर के क्षेत्र का डेवलपमेंट अलग है, क्योंकि विकास में अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट दोनों का ही सहयोग होता है। और यहाँ पर जीन प्याजे महोदय ने पहले ही समझाया था कि यहाँ जो मैच्योरिटी है और एक्सपीरियंस है, दोनों की अंतर क्रिया से ही किसका विकास होता है, चिंतन से। तो चलिए गाइस, बात करते हैं आगे। चिंतन में अधिक लचीलापन आया था, फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो उसका चिंतन पहले की तुलना में अधिक विकसित हो गया है। अब वो आराम से चीज़ों को समझ पाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आता है, मतलब चीज़ों को आसानी से समझना, उसमें तोड़ मोड़ करना, अपने मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना और अच्छे से उसको अरेंज करना, ये सब जो गुण होते हैं वो 11 वर्ष के बाद बालकों में प्रारंभ हो जाते हैं। अभी हमने पिछली अवस्था में पढ़ा था ठोस संक्रिया की अवस्था में कि यदि बच्चे से हमने कहा कि ए बी से बड़ा है किंतु सी डी से छोटा है, तो जब हमने किसी समस्या को वर्बल स्टेटमेंट या शाब्दिक कथन के रूप में दिया था तो बच्चा उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। लेकिन अब ये जो अवस्था है, चौथी अवस्था, जो 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है, इस समय बालक अब काल्पनिक रूप से, किसी भी हाइपोथेटिकल रूप से किसी भी समस्या का समाधान करना प्रारंभ कर देता है। अगर आप ऐसे बच्चों को यहाँ पर आप वर्बल स्टेटमेंट भी देंगे तो बच्चा आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ करता है। तो हाइपोथेटिकल जो स्टेज है, काल्पनिक रूप से समस्याओं को समाधान करने की अवस्था कब से प्रारंभ होती है, तो यह है चौथी अवस्था। अब काल्पनिक रूप से हो रही है ना, इससे ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रिया की अवस्था। तो अमूर्त संक्रिया की अवस्था कहने के पीछे रीजन क्या है, अब वो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि वस्तु ठोस रूप में नहीं हो, अमूर्त रूप में हो तो भी वो यहाँ पर चिंतन कर पाता है। चलिए, समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों मतलब आइटम्स को ठोस रूप में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आपको याद होगा कल की वीडियो में ही मैंने बताया था कि ठोस संक्रिया में वस्तुओं को अगर मैं इस तरीके से कोई ऑप्शन दे रहा था तो इसको देखकर बच्चा आसानी से सॉल्व कर पा रहा था, ठोस रूप में दिया था मैंने, कॉन्क्रीट रूप में। लेकिन अगर बच्चों को यहाँ पर अब इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में, ठोस संक्रिया की अवस्था में, यदि वस्तुओं को इस प्रकार से ठोस रूप में न देके हम सिर्फ शाब्दिक रूप से कहते थे कि ए बी से छोटा है, सी डी से बड़ा लेकिन ए से छोटा है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने बच्चा सक्षम नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब ये जो आइटम्स हैं, हमारे जो प्रश्न है, एकांश हैं, अब इनको ठोस रूप में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, तभी वो काल्पनिक रूप से समस्याओं का समाधान कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन पहले से ज्यादा कैसा हो गया है, फ्लेक्सिबल। इसे ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है अमूर्त संक्रिया की अवस्था।
बालकों में विकेंद्रण पूर्णतः विकसित। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने कहा था बालकों में विकेंद्रण, विकेंद्रण का मतलब क्या है, याद करो पुरानी वीडियो। मैंने कहा था कि बालक यहाँ पर किसी चीज को वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविक रूप से समझने लगता है। किस रूप से? वस्तु, यहाँ लिख देता हूं मित्रों, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविकता, वास्तविकता। तो जब बालकों में किसी वस्तु के बारे में सीधे सीधे कहने कि यहाँ पर किशोर जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं किशोर अवस्था के, इनमें जो भी चिंतन करते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता और किसकी, वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की जो विशेष है भूमिका बढ़ जाती है। मतलब जब किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से बच्चा समझने लगे, मतलब चिंतन में जब वास्तविकता का गुण विकसित हो और उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण विकसित हो, वास्तविकता मतलब वास्तव के है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जिस पर सभी लोगों के व्यू कैसे होते हैं, एक समान। क्योंकि जब मैं आपको मापन और मूल्यांकन पढ़ा रहूंगा तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ पर देखिएगा कि बालकों में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता का गुण जो विकसित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंटरिंग या विकेंद्रण। पिछले वीडियो में मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो वो गुण जो है प्रॉपर किस अवस्था में विकसित होता है, तो ध्यान रखिएगा चौथी अवस्था में। औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है। बच्चा अब उसका बच्चे का चिंतन जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया है, वो तुरंत चीजों में मैनिपुलेशन कर लेता है, जोड़ तोड़ करता है और अपने मेंटल स्ट्रक्चर में भी धीरे धीरे परिवर्तन करता है समय के अनुसार, इसलिए अधिक परिवर्तन होता है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होता है। यहाँ पर जीन पियाजे और कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि यदि बच्चे का एजुकेशन लेवल हाई है, बच्चे का उच्च शिक्षा का स्तर कैसा है, उच्च है, तो उसका जो यहाँ पर चिंतन का लेवल होता है वो भी कैसा होता है, उच्च होता है। और ऐसे विद्यार्थी जिनका एजुकेशन लेवल लो होता है, निम्न होता है, उनका चिंतन स्तर भी कैसा होता है, निम्न होता है, वो कम चिंतन कर पाते हैं दूसरे बच्चों की तुलना में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, कि यह अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है, तो लेवल ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के स्तर पर। साथ ही यहाँ पर हमें एक दो पॉइंट छूट गए थे पढ़ाते समय, मुझे लगा कि मुझे ये भी बता दूं, तो मैंने कहा कि चलो मुख्य बिंदु के रूप में दो तीन पॉइंट आपसे और चर्चा कर लूं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए मुख्य पॉइंट पर देखिए। तीसरा पॉइंट देखिए, मूर्त संक्रिया की अवस्था में बालक वस्तुओं व घटनाओं का विषय का चिंतन करता है। ध्यान रखिए मूर्त संक्रिया की अवस्था में यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन और वस्तुओं को पहचानने की योग्यता आ जाती है। किस अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, ठोस संक्रिया की अवस्था। याद आ गई, ठोस संक्रिया की अवस्था, कल ही पढ़ाया था मैंने ठोस संक्रिया अवस्था। इसमें जो पॉइंट छूट गए थे मित्रों उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चों में इस अवस्था में 5 प्रमुख योग्यताओं का विकास होता है। संरक्षण पढ़ाया था मैंने आपको, वर्गीकरण भी पढ़ाया था मैंने आपको, क्रमानुसार या पंक्तिबद्धता भी बात की थी हमने। अब ध्यान रखिएगा संख्या बोध और पारस्परिक संबंध, ये दो वर्ड भी याद रखिएगा कि संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमानुसार, संख्या बोध, पारस्परिक संबंध जो है, संबंध की बात हमने करी थी, क्रमानुसार की बात की थी, संख्या बोध, ये सब जो गुण है, संख्या बोध मतलब वो समझने लगता है 2 × 2 4, लेकिन पलटा भी गुण जो भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में, ठोस संक्रिया की अवस्था में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, तो संरक्षण, वर्गीकरण, संख्या बोध, क्रमानुसार और पारस्परिक संबंध। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कल पढ़ाया था मैंने, एक पॉइंट मिस हो रहा था, संख्या बोध, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारित तत्व, बौद्धिक विकास या हम इसे क्या बोल सकते हैं, बौद्धिक विकास या मेरे मित्रों संज्ञानात्मक विकास, बात एक ही है, बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। और इन पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन घूमते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत कंफ्यूजन बनता है, क्योंकि मित्रों जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उसमें मैक्सिमम लोगों ने डिस्कस किया है। आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए संवेदना एक, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, इस पर भी चर्चा की थी मैंने आपसे, अवलोकन, फिर ध्यान, अटेंशन, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क,
निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम, इन सभी पे यहाँ पर इन्होंने चर्चा की थी। लेकिन ये प्रश्न कई बार आ चुका है जिसमें आंसर होता है सामाजिक संचरण। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक संचरण 3-4 एग्जामों में देखा हुआ है मैंने ये प्रश्न कि सामाजिक संचरण जो है उनको जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो संवेदना भी है, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, निर्णय, भाषा, अधिगम, बुद्धि, तर्क, चिंतन, स्मृति, अवलोकन, ये सब तो जीन पियाजे ने स्वीकार किया है संज्ञानात्मक विकास के लिए। लेकिन सोशल जो संचरण, सामाजिक संचरण है, इसके बारे में जीन पियाजे ने कोई बात नहीं की है। तो जायज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जीन पियाजे का आज सिद्धांत कंप्लीट होता है। कल से मित्रों हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। पहले आप भी वीडियो को देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है यार मित्र, लाइक कर दें और चैनल को जो न्यू विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और न्यू विद्यार्थी जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियो जो है 7 जीन पियाजे की, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि निश्चित तौर से ये वीडियो जो है मेरी, ये आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनने वाला है। चलिए मित्रों, आप सभी को शुभ रात्रि, है ना। अच्छी तरीके से आपके दिन निकले, मस्त रहे। तो मित्रों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो मित्रों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।